व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अब हमने पेमेंट बैंक देख लिया, अब हम समझते हैं कि आखिर स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेटअप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसको समझते हैं। कहा जा रहा है टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, तो ये सही बात है। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, सही बात है। टू इनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेटअप बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, तो ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे यंग लगा दिया गया है, यंग एंटरप्रेन्योर्स, ये बिल्कुल गलत है। ये फर्स्ट और सेकंड सही है, तो 87 का आंसर क्या है, ए है। तो समझ लेते हैं कि आखिर स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेटअप क्यों किया गया। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को सेटअप इसलिए किया गया ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। ठीक है, तो और क्या प्रोवाइड किया जा सके, तो उनको जो है जैसे कि स्मॉल बिजनेस यूनिट है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, एमएसएमईज है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो उनको क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके। जिनको क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है ऐसे लोगों को क्या मिल सके, क्रेडिट मिल सके। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इनको ज़रूरत है कि ये से 75% लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर में ही देंगे, और 50% जो इनका लोन का जो पोर्टफोलियो होगा, ठीक है, पोर्टफोलियो, तो वहाँ पे कम से कम कितना लोन होना चाहिए, तो अप टू 25 लाख तक लोन जो है होना चाहिए। 25 लाख तक लोन होना चाहिए जो भी उनका 50% लोन पोर्टफोलियो होगा। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का काम क्या है कि बेसिक जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ है वो किया जाएगा, जैसे डिपॉजिट लेना या लेंड करना जो अनसर्व्ड है या अनडिजर्व्ड है, जिनको कि मिल नहीं पा रहा है कहीं से बैंक लेंडिंग, उसको कोई लेंड नहीं कर रहा, जैसे कि स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हो गया, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गया, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हो गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो और यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं होगा इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन में, और इनको ज़रूरत है कि क्या ये CRR और SLR रखे, तो डेफिनेटली CRR और SLR ये रखेंगे, इनको रखना चाहिए CRR और SLR। ठीक है, और इनको सेटअप किया जाता है कैसे, डिफ्रेंशिएटेड बैंक की तरह, ताकि वो सर्व कर सके मतलब नीश इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि किसके लिए क्यों इसको सेटअप किया जा रहा है, तो डिफ्रेंशिएटेड बैंक की तरह इनको सेटअप किया जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक रूरल एरिया के लिए है, तो ऐसा नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक सिर्फ रूरल एरिया के लिए नहीं है। ठीक है, देन RBI ने क्या किया है कि गाइडलाइन रिलीज़ किया है ऑन टैप लाइसेंसिंग का। ठीक है, तो ये अब ऑन टैप लाइसेंसिंग है क्या, तो ऑन टैप लाइसेंसिंग जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए है कि कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या कोई पेमेंट बैंक अगर चाहे कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑन टैप का मतलब ही यही होता है कि किसी भी टाइम वो अप्लाई कर सकते हैं कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहते हैं, तो उनको वेट नहीं करना पड़ेगा एक लंबे टाइम तक कि RBI जो है लाइसेंस ग्रांट करेगी। ठीक है, ऐसे वेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया 87 तक का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 88, थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है। तो 88 में है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में है। तो स्टेटमेंट 1, ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आर अंडर डुअल रेगुलेशन ऑफ RBI एंड गवर्नमेंट। तो हमने पढ़ा था कि हाँ कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स जो है डुअल रेगुलेशन में आते हैं, RBI के भी और गवर्नमेंट के भी, पर यहाँ कहा जा रहा है ऑल, बट ऑल नहीं है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, देन अब और अगर देखें तो RBI रेगुलेट करती है कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, RBI रेगुलेट करती है कोऑपरेटिव बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। देन कहा जा रहा है कि ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आर सुपरवाइज्ड बाय NABARD। तो ये भी गलत कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं सबको सुपरवाइज NABARD के द्वारा ही किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है 2 ओनली। ठीक है, सिर्फ 2 ओनली। सो समझ लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को जो है क्या कहा जाता है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है तो इसको रूरल कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, DCCBs है, तो ये जो है डुअल रेगुलेशन में आते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के और RBI के। ठीक है, और
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है, ठीक है, ये तो फोर्स में आ जाता है 1949 में ही, लेकिन जो भी बैंकिंग लॉज है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे एप्लीकेबल होता है 1966 से। लॉ तो आ जा रहा है 1949 में ही, लेकिन ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे लगता है 1966 से, ठीक है। यहाँ अमेंडमेंट होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। तो डुअलिटी ऑफ कंट्रोल यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो 1966 से अगर देखें तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो है डुअल कंट्रोल में आते हैं, ठीक है। स्टेट रजिस्ट्रार और सेंट्रल रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। तो समझते हैं आरबीआई का क्या रोल रहता है। आरबीआई क्या करती है, तो आरबीआई रेगुलेट करती है और सुपरवाइज करती है बैंकिंग फंक्शन को, जैसे एमलगमेशन हो गया, लिक्विडेशन हो गया, किसका, यूसीबीज का, स्टेट एसटीसीबीज का, डीसीसीबीज का, ठीक है। तो ये सब कौन करती है, आरबीआई करती है। आरबीआई क्या क्या कर रही है, एमलगमेशन अगर हो रहा है, अगर कोई तरीके का एमलगमेशन हो रहा है या यहाँ पे लिक्विडेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ आरबीआई ये सारी चीज़ों में रेगुलेट करती है और क्या करती है, सुपरवाइज करती है, ठीक है। और अगर अब देखें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल, तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं नॉन बैंकिंग आस्पेक्ट को, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट। तो जो बैंकिंग आस्पेक्ट है उसको आरबीआई मेंटेन करेगी, और जो नॉन बैंकिंग आस्पेक्ट है जैसे रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट, तो ये सब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें अब जो याद रखना है आपको कि जो है आरबीआई के रेगुलेशन में कौन नहीं है, ठीक है, तो पैक्स नहीं है। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जैसे SCARDB, वो नहीं है। कौन नहीं है, पैक्स नहीं है, ठीक है। दूसरा SCARDB वो नहीं है, जब आप बुक में पढ़ेंगे तो मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। देन PCARDB वो नहीं है। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है स्टेटमेंट, ये सारे के सारे आते हैं आरबीआई के रेगुलेशन में, इस टाइप का स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ये कुछ आरबीआई के आउटसाइड भी हैं, जैसे कि पैक्स, ये आरबीआई के अंदर रेगुलेशन में नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है। तो जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है तो ये आउटसाइड है परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के, ठीक है। तो इसीलिए इसको रेगुलेट नहीं किया जाता है। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है तो ये आरबीआई के सुपरविजन के अंदर है, ठीक है। लेकिन जो जितना भी रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है इंक्लूडिंग STCBs, DCCBs हो गया, तो ये सब जो है डेलीगेट किसको किया जाता है, नबार्ड को किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो इसको डायरेक्टली आरबीआई इसको सुपरविजन नहीं करती है, जो कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आर अंडर डुअल रेगुलेशन ऑफ आरबीआई एंड गवर्नमेंट। तो हमने देखा कि नहीं, ये वाला जो है जैसे पैक्स हो गया, SCARDB हो गया, PCARDB हो गया, ये नहीं है, ठीक है। और फिर ये हमने जो देखा दूसरा सही। और ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है, ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आर सुपरवाइज्ड बाय नबार्ड, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जितना भी रूरल कोऑपरेटिव बैंक है इसको सुपरवाइज करती है नबार्ड, ठीक है। इंक्लूडिंग क्या क्या आता है इसमें, STCBs या DCCBs आता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। देन अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं 89, नाबार्ड प्रोवाइड्स रीफाइनेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो नाबार्ड जो है रीफाइनेंस किसको किसको करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर अगर देखें तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो नाबार्ड जो है हर किसी को ही लोन देगी, ठीक है, फाइनेंशियल जो है रीफाइनेंस करेगी, ठीक है। नाबार्ड क्या करेगी, इन सबको रीफाइनेंस करेगी। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। तो नाबार्ड का अगर हम देखें तो नाबार्ड जो है डायरेक्ट लोन नहीं देता है इंडिविजुअल्स को, लेकिन नाबार्ड का क्या रोल है कि नाबार्ड क्या करती है, कमर्शियल बैंक को लोन देती है, जैसे कि RRBs को हो गया, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया और NBFCs हो गया। तो इनको रीफाइनेंस करने के लिए दिया जाता है। इनको इसलिए दिया जाता है कि ये डायरेक्ट फिर जो है रीफाइनेंस करे, ठीक है। ये डायरेक्टली नाबार्ड जो है इंडिविजुअल्स को लोन नहीं देती है। तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। देन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर नाबार्ड, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है नाबार्ड का, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आरबीआई बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, इशूइंग बॉन्ड्स विच आर फुल्ली सर्विस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, या फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स। तो इसका अगर आंसर देखें तो इसका भी आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ों में कि जैसे सोर्स के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर नाबार्ड, तो इसमें जो है जनरली
इस टाइप के क्वेश्चन में सभी सही होता है, ठीक है। यूपीएससी में तो होगा ही, पर यहाँ भी इन जनरली अगर आप देखें तो जैसे आरबीआई है, बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है, इशूइंग बॉन्ड्स विच आर फुल्ली सर्विस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी है, और फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स है। तो नाबार्ड अगर देखें तो इसको नाबार्ड को 100% ओन किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? कंट्रीब्यूट करती रहती है शेयर कैपिटल नाबार्ड को टाइम टू टाइम। सो कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो नाबार्ड जो है, नाबार्ड के बारे में और भी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। नाबार्ड को 100% ओन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? कंट्रीब्यूट करती रहती है शेयर कैपिटल किसको? नाबार्ड को टाइम टू टाइम देती रहती है, ठीक है। और अगर हम देखें तो नाबार्ड रेज करती है मनी कहाँ से? बोरो कर सकती है आरबीआई से। यही तो हम देख रहे थे ना कि नाबार्ड कहाँ से ले सकती है, बोरो कर सकती है, तो आरबीआई से कर सकती है, ठीक है। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो आरबीआई ने 25,000 करोड़ दिया है, ठीक है, स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी के रूप में। तो रेपो रेट के में दिया है, ठीक है, एट रेपो रेट अंडर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर ऑलरेडी आरबीआई ने अगर देखे तो 25,000 करोड़ जो है दे रखा है नाबार्ड को। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ऑब्वियसली आरबीआई, नाबार्ड जो है आरबीआई से बोरो कर सकती है, ठीक है। और ये जो है डिस्क्रिशन है आरबीआई की, आरबीआई देगा या नहीं ये आरबीआई का डिस्क्रिशन है, ठीक है। और नाबार्ड बोरो करती है कमर्शियल बैंक से भी, मनी रेज कर सकती है बॉन्ड और डिवेंचर्स को इशू करके फाइनेंशियल मार्केट में। और नाबार्ड बोरो कर सकती है एब्रॉड से भी, ठीक है, फॉरेन करेंसी में। और नाबार्ड बोरो कर सकती है बॉन्ड को इशू करके, हमने देखा जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? फुल्ली सर्विस्ड होगा, मतलब कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को पे किया जाएगा किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो भी नाबार्ड बोरो करती है मनी बॉन्ड को इशू करके, तो इसको पे किसके द्वारा किया जाएगा? गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है इसको गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और इन बॉन्ड्स का पर्पस क्या है? कि जो भी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, किसका एक्सपेंडिचर को? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है उसके लिए, तो यहाँ क्या किया जाएगा कि एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस के रूप में इसको रेज किया जाएगा, ठीक है। और नाबार्ड के नाम पे, मतलब नाबार्ड के नाम पे इसको रेज किया जाएगा। तो इसीलिए ये इंडिया के फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट डायरेक्टली तो नहीं कर रही है ना, यहाँ पे नाबार्ड बोरो कर रही है। तो जब नाबार्ड बोरो करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, तो ये रेज करेगी एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज मतलब कि ये बजट तो नहीं है, बजट से बाहर एक्स्ट्रा इसको क्या किया जा रहा है? एक्स्ट्रा रेज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ नाम नाबार्ड का है और इसीलिए ये फिजिकल डेफिसिट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंट नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली बोरो कर रही है किसी भी बॉन्ड के थ्रू, लोन के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू, तो गवर्नमेंट का नाम होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी कि नाबार्ड कहाँ से बोरो कर सकता है। तो आरबीआई से, बोरोइंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक, बॉन्ड को इशू कर सकता है जो कि फुल्ली सर्विस्ड किया जाएगा किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और फॉरेन करेंसी बोरोइंग, तो इसी में हमने देखा कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही क्यों देगी? क्योंकि वो जो है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज के रूप में इसको रेज किया जाएगा नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिजिकल डेफिसिट में भी काउंट नहीं होगा। फिजिकल डेफिसिट को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि फिजिकल डेफिसिट क्या है, और पिछले बार इससे 2 क्वेश्चन बना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट इन सब का क्लियर होना, तभी आप उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं 91, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुद्रा बैंक। तो मुद्रा बैंक से रिलेटेड क्या सही है, तो समझते हैं। तो कहा जा रहा है कि इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट लैंडिंग टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। तो डायरेक्ट लैंडिंग तो नहीं, मुद्रा बैंक डायरेक्ट लैंडिंग प्रोवाइड नहीं करती है। मुद्रा बैंक रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रीफाइनेंस करने के लिए। यहाँ पे मुद्रा बैंक क्या करती है? रीफाइनेंस करती है, ठीक है। रीफाइनेंस कहने का मतलब है कि मुद्रा बैंक क्या करेगी? बैंक वगैरह को या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसको जो है देगी लोन, और फिर वहाँ से जो भी आम लोगों को फिर लोन मिल पाएगा। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को नहीं बल्कि बैंक को लोन देगी। देन बैंक से जो भी एंटरप्रेन्योर्स वगैरह है लोन ले सकते हैं, ठीक है।
तो मुद्रा जो है क्या करती है, रीफाइनेंस करती है ऑल लास्ट माइल फाइनेंसर्स को, जैसे कि एनबीएफसीज हो गया, जैसे कि कुछ सोसाइटीज़ है, ट्रस्ट है, कंपनीज़ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, स्मॉल बैंक्स है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स है, ठीक है। तो इन सब को जो है मुद्रा क्या करेगी, रीफाइनेंस करेगी, ठीक है। और ख़ास करके उनको जो कि लेंड कर रहे हैं माइक्रो और स्मॉल बिजनेस एंटिटीज़ को, ठीक है, जो कि इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, सर्विस एक्टिविटीज़ में, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें एग्रीकल्चर के लिए अलग से नाबार्ड तो है ही, नाबार्ड किसको फाइनेंस करी, एग्रीकल्चर के लिए फाइनेंस कर रही है। तो मुद्रा का यहाँ मेनली है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के ऊपर, कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, लैंडिंग किसको किया जाएगा, स्पेशली जो स्मॉल माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस है उनको, ठीक है, या सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए किया जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए नहीं, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो ये बात का सिंपल सा मतलब है कि ये तो गलत है, क्योंकि डायरेक्ट लेंडिंग तो नहीं करती है मुद्रा। लोन जो भी होगा वो अवेलेबल आप कर सकते हैं बैंक के ही थ्रू, आप डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि मुद्रा बैंक के पास आप डायरेक्टली जा करके लेंगे, नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। देन दूसरा है मुद्रा लोन्स आर अवेलेबल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो ये गलत है। ये हमने देखा कि एग्रीकल्चर में नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे बेसिक मेनली फोकस मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस एक्टिविटीज़ के ऊपर है, तो इसीलिए यहाँ ये गलत हो जाता है, ठीक है। देन अब देखें तो तीसरा क्या है, मुद्रा लोन इज अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़, तो बेसिकली यही फंक्शन है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा C3 ओनली, ठीक है। कि मुद्रा लोन को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि जो है इन सारे सेक्टर को, जो इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उन लोगों को मिल सके, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन अब देखते हैं 92, ठीक है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, ठीक है। NHB के बारे में देखते हैं। सो NHB रेगुलेट्स हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज, तो NHB जो है क्या रेगुलेट करती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, तो ये सही नहीं है। देन NHB इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रेगुलेटेड बाय RBI, ठीक है। तो यस, NHB को ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेगुलेट किया जाता है RBI के द्वारा। देन कहा जा रहा है NHB प्रोवाइड्स डायरेक्ट फाइनेंसिंग फॉर इंडिविजुअल हाउसिंग लोन, अब ये गलत है, क्योंकि ये भी रीफाइनेंस करती है, नाबार्ड रीफाइनेंस करती है, मुद्रा रीफाइनेंस करती है और NHB भी रीफाइनेंस करती है, ठीक है। इसलिए ये भी गलत है, तो इसका आंसर होता है सिर्फ 2। तो अब हम NHB के बारे में बेसिक जान लेते हैं। तो NHB को सेटअप किया गया था 1988 में, ठीक है। मुद्रा को कब सेटअप किया गया था, कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक है। तो ये याद रखना है कि NHB को सेटअप किया गया था 1988 में एक्ट के थ्रू, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, तो उसके थ्रू किया गया था। तो ये प्रिंसिपल एजेंसी है जिससे कि प्रमोट किया जा सके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, ठीक है, लोकल लेवल पे और रीजनल लेवल पे, ताकि क्या किया जा सके, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके और अदर सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके उन इंस्टीट्यूशंस को। तो बेसिकली नेशनल हाउसिंग बैंक इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट प्रोवाइड करे, रीफाइनेंस का काम है, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल हाउसिंग लोन के लिए नहीं देगी, ठीक है, सिर्फ हाउसिंग लोन, यहाँ पे इंडिविजुअल हाउसिंग लोन को नहीं देगी, ठीक है। मतलब इसका काम क्या है, रीफाइनेंस है, तो इसीलिए तो ये गलत हो गया, ठीक है, थर्ड वाला। देन तो जो ये नेशनल हाउसिंग बैंक है, तो पहले देखें तो 100% सब्सिडरी हुआ करती थी RBI का, ठीक है, लेकिन 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका पूरा स्टेक जो है ले लिया RBI से, तो अभी ओन किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो और ये बात है कि इसको रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, RBI के द्वारा, इसीलिए ये सही है। देन ये वाला जो है कि NHB रेगुलेट्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो ये गलत है, ठीक है। पहले जो है NHB रेगुलेट करती थी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, ठीक है, NHB एक्ट 1987 के तहत, लेकिन जो है अब RBI इसको करती है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला भी गलत हो जाता है कि अब इसको जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कौन रेगुलेट करती है, तो RBI ही करती है। और ये भी हमने देखा कि डायरेक्ट क्रेडिट जो है इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देती है, बल्कि इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है बाय वे ऑफ रीफाइनेंस, ठीक है। कैसे, रीफाइनेंस के तरीके से जो है प्रोवाइड करती है, मतलब यहाँ पे रीफाइनेंस किया जाता है। तो NHB फाइनेंस करती है उन इंस्टीट्यूशन को जो कि प्रोवाइड करती है फाइनेंस किसको, इंडिविजुअल बोरोवर्स और बिल्डर्स को, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, तो इसका आंसर हो गया 2 ओनली। अब हम देखते हैं 93, ओके। सो
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो कहा जा रहा है HFCs आर अंडर डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ RBI। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हाँ HFCs जो है डायरेक्ट रेगुलेशन में है RBI के। दूसरा कहा जा रहा है HFCs आर अ कैटेगरी ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये भी सही है। ठीक है, कि HFCs है क्या, तो ये कैटेगरी ही है NFC का। ठीक है, और NFC और HFCs को जो है पहले हम देखें तो इसको रेगुलेट किया जाता था NHB के द्वारा, हम ऑलरेडी जानते हैं, पर 2019 से इसको रेगुलेट कौन कर रही है, RBI ही रेगुलेट कर रही है। ठीक है, क्योंकि इसको क्यों किया गया ऐसा, तो ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि बैंकरप्सी इशू देखने के लिए मिल रहा था बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। ठीक है, जैसे कि देखें तो एग्जाम्पल DHFL में, इसलिए इसमें रेगुलेशन किसके अंदर दिया गया, RBI के अंदर। सो आंसर है दोनों करेक्ट है। ठीक है, बोथ 1 and 2। ओके, देन अब नेक्स्ट देखते हैं 94। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, P2P प्लेटफॉर्म के बारे में समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है दे आर रेगुलेटेड बाय RBI एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये सही है, RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, देन दे कैन लैंड ऑन देयर ओन। तो ये गलत है। देन दे प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी। तो बिल्कुल भी क्रेडिट गारंटी तो ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे P2P मतलब क्या है, पीयर टू पीयर लेंडिंग हो रहा है, तो क्रेडिट गारंटी नहीं प्रोवाइड किया जाता है और वो खुद से लेंड नहीं कर सकते। इसका आंसर अगर हम देखें तो होगा ओनली 1। तो अब समझ लेते हैं P2P लेंडिंग के बारे में, क्या क्या है P2P लेंडिंग। तो पीयर टू पीयर लेंडिंग जो है ये क्या है, इंटरमीडियरीज हैं और ये NBFCs का ही क्लास है और इसको रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, NBFCs हैं ये। ठीक है, और रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, RBI के द्वारा। ठीक है, और रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, RBI के द्वारा। और यहाँ ये एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, ये है क्या, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि कुछ बोरोवर्स हैं और कुछ लेंडर्स हैं, तो उनको मिलने में हेल्प होता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी को बोरो करना है और किसी को लेंड करना है तो वहाँ पे वो खोज के उनको मिलेगा कि ठीक है किसको बोरो करना है, किसको लेंड करना है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे होता क्या है P2P लेंडिंग्स में कि बोरोवर जो है लोन लेते हैं कहाँ से, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स से। जैसे कि यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर हैं जो चाह रहे हैं कि वो लेंड करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ दोनों मिलके कुछ अग्री करेंगे कि ठीक है ये इंटरेस्ट रेट होना चाहिए उस अग्रीड इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, और रीपेमेंट को कैसे किया जाएगा, तो उसी से ही किया जाएगा, NBFC P2P के थ्रू ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो P2P लेंडिंग को जो है सोशल लेंडिंग और क्राउड लेंडिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मतलब ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म का काम है। इन्वेस्टर आया, ठीक है, किसी को इन्वेस्ट करना है और इसी में फिर जो है कोई बोरोवर आया जिसको कि बोरो करना है। ठीक है, दोनों में कुछ अग्रीमेंट हुआ कि ठीक है ये है, देन यहाँ से फिर पेमेंट जो है एक दूसरे को दिया जाएगा और यहीं पे पेमेंट फिर रिसीव भी होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको कहा जाता है सोशल लेंडिंग और क्राउड लेंडिंग। ठीक है, कुछ और चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, NBFC P2P में और क्या फीचर है तो देख लेते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो ये जो है NBFC P2P ये रेज नहीं कर सकते हैं डिपॉजिट को। मतलब क्या कि पब्लिक डिपॉजिट जैसे बैंक लेती है वैसा ये ले नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये खुद से लैंड नहीं करेंगे, मतलब प्लेटफॉर्म अपना पैसा खुद से नहीं दे रही है एज ए लोन, तो ये सिर्फ कनेक्ट कर रही है, या इसका काम क्या है कि कनेक्ट कर देना, कि लेंडर्स को और जो बोरोवर है उसको क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रही है। और यहाँ पे कोई क्रेडिट गारंटी भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि किसी भी तरीके का कोई क्रेडिट गारंटी यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, देन नॉट फैसिलिटेट सिक्योर लैंडिंग, मतलब जो भी लोन्स होगा इस प्लेटफॉर्म में, तो कोई भी जो है सिक्योर्ड लैंडिंग कहने का क्या मतलब है कि कोई भी कोलेट्रल जैसे कि गोल्ड प्रॉपर्टी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, देन और क्या कहा जा रहा है, सेल नॉट प्रोवाइड अश्योरेंस फॉर रिकवरी ऑफ लोन, मतलब क्या है कि ये गारंटी नहीं करेगा कि यहाँ पे कोई लोन रिकवरी होगा अगर बोरोवर डिफॉल्ट करते हैं तो। ठीक है, इस तरीके का भी कोई प्रोविज़न नहीं है कि लोन रिकवरी वगैरह यहाँ पे हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें
तो यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस किसका है, पार्टिसिपेंट्स का ही है, पार्टिसिपेंट्स को ही चेक करना पड़ेगा आइडेंटिटी और जो भी बेसिक डिटेल्स है बोरोवर्स और लेंडर्स को, ठीक है। और ये जो है असेस कर सकता है कि कितना रिस्की बोरोवर है और ये लेंडर को इन्फॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये कर सकता है कि ये सामने वाला बोरोवर जो है ये कितना रिस्की है और इसको लोन दिया जा सकता है या नहीं, ये इन्फॉर्म कर सकता है लेंडर्स को, ठीक है। और ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा डिसबर्समेंट में और रीपेमेंट में, तो ये हेल्प करेगा ट्रांसफ़र जो भी मनी है, ठीक है, लोन मनी है तो उसको ट्रांसफ़र करने में बोरोवर से लेंडर को, और फिर रीपेमेंट करने में, ठीक है, जो भी बोरोवर फिर रीपेमेंट करेगा लेंडर को तो उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर रिकवरी ऑफ लोन करना है तो उसके लिए सर्विस है, ये हेल्प कर सकता है रिकवरी प्रोसेस में अगर लोन जो है ओवरड्यू बन जाता है। देन एक और चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है, आप बुक में भी पढ़ सकते हैं, डिटेल में इसके बारे में है, तो आपको जो भी चीज़ में कन्फ्यूज़न लगे यहाँ तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बुक में जाके उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, तो उससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है कि जितना भी मनी ट्रांजैक्शन है ये कैसे होगा, तो ये होना चाहिए बैंक अकाउंट्स ओनली, ऐसा नहीं है कि कैश वगैरह में होगा, ऐसा कैश का यूज़ नहीं होगा, ये सिर्फ बैंक अकाउंट में ही होगा, कैश ट्रांजैक्शन यहाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो ये कुछ डिटेल्स था जो हमने देखा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 95 का, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है देख ली और ये आपको पता भी होना चाहिए, मतलब ये किसी तरह का सिक्योर्ड नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ आपको पैसा मिल जाएगा, जो भी क्रेडिटर है या बोरोवर है ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन एक कोई सिक्योर्ड लोन ये नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। देन अब देखते हैं 95 NBFCs रेज दियर रिसोर्सेज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो NBFC कहाँ से रेज करेंगे रिसोर्सेज को, कहाँ से, तो समझते हैं, तो लोन्स फ्रॉम बैंक्स, ठीक है। देन बाय इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स इन द फाइनेंशियल मार्केट, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। देन मनी मार्केट से ऑब्वियसली कर सकती है। देन थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यहाँ से भी कर सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। तो NBFC क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है बैंक से बोरो करेगी और फिर वो लेंड कर सकती है, ठीक है। बॉन्ड भी इशू कर सकती है फाइनेंशियल मार्केट में, तो बॉन्ड इशू कर सकती है, बोरो कर सकती है फाइनेंशियल मार्केट में, बॉन्ड इशू करेगी ताकि पैसा रेज हो सके और फिर वो इस पैसे को फिर हायर इंटरेस्ट रेट पे दूसरे को लेंड करेंगे, ठीक है। अब्रॉड से भी बोरो कर सकते हैं डेब्ट फाइनेंसिंग के थ्रू, ठीक है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हम जिसको कहते हैं, तो अब्रॉड से भी ये बोरो कर सकते हैं, ठीक है। और NBFC जो है कमर्शियल पेपर भी को भी इशू कर सकते हैं मनी मार्केट में, ठीक है। ये कमर्शियल पेपर को कौन इशू करते हैं, NBFCs। तो जब ये कमर्शियल पेपर को इशू करेंगे NBFCs में, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, मनी मार्केट से पैसा रेज करेंगे और उस पैसे को भी वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑल ऑफ द अबव है। देन अब कुछ और चीज़ें देखते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स है ना वो भी इन्वेस्ट करती है NBFCs में, मतलब इसका क्या है कि NBFC जो है इशू कर सकते हैं डेब्ट पेपर जो है म्यूचुअल फंड्स को भी, ठीक है, और उस पैसे को भी लेंड कर सकते हैं, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। बट मेनली अगर हम देखें कि जो होलसेल फंडिंग है, ठीक है, मेनली सोर्स क्या है NBFC का, तो वो बैंक ही है, प्राइमरीली लोन के थ्रू किया जाता है और रेस्ट जो है जो भी नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स है या कमर्शियल पेपर है उसके थ्रू किया जाता है, और डेथ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है, जैसे जो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स है या कमर्शियल पेपर्स है उसके थ्रू हो सकता है। तो अब हमने जब डिवेंचर्स की बात की तो ये डिवेंचर्स क्या है, ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं, तो इसका तो आंसर ऑल ऑफ दी अबव है। तो अब जब हम कह रहे हैं डिवेंचर्स, ठीक है, तो डिवेंचर्स क्या है, ये लॉन्ग टर्म होता है डिवेंचर्स, अनसिक्योर्ड, और ये भी डेथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है, ये बॉन्ड्स के तरह ही होता है फंक्शनिंग में, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि ये क्या है, अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड होता है, और दूसरा क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, लॉन्ग टर्म है, अनसिक्योर्ड है। और कुछ डिवेंचर्स का ऐसा फीचर होता है कि उसको कन्वर्ट किया जा सकता है शेयर में कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, कि अगर डिवेंचर का क्या फीचर हो सकता है कि कन्वर्टिबल है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया शेयर में, और ऐसा डिवेंचर जिसको कि कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है शेयर या इक्विटी में, तो उसको कहा जाता है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, ठीक है, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा, हाइयर इंटरेस्ट रेट मिलेगा और इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो डिवेंचर्स में हमने क्या देखा, ये कन्वर्टिबल भी होगा और ये नॉन कन्वर्टिबल
कन्वर्टिबल डिवेंचर्स भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये अनसिक्योर्ड है और डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म है, ठीक है। देन अब 96 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर्स फॉर NBFCs इन देयर लैंडिंग प्रोसेस, ठीक है, कि NBFC का लैंडिंग प्रोसेस में रिस्क फैक्टर क्या है, ठीक है। तो रिलाइंग ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टू फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये है इसका प्रॉब्लम। देन असेट लायबिलिटी मिसमैच, ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा रोल ओवर रिस्क ऑफ कमर्शियल पेपर्स, तो ये भी है, ठीक है। तो देखें तो 96 का आंसर क्या है, डी है। तो अब इस चीज़ को समझते हैं और इससे पहले हम थोड़ा सा NBFC के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। सो NBFCs के कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं, ठीक है, कि आखिर NBFCs है क्या, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, तो ये क्या है, एक कंपनी ही है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट और प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सर्विसेज सिमिलर टू द बैंक, लेकिन बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। इसीलिए नाम में ही क्या है कि नॉन बैंकिंग लेकिन फाइनेंशियल कंपनी है, नाम में ही है कि नॉन बैंकिंग है और फाइनेंशियल कंपनी है। तो इतना तो हम नाम से ही समझ सकते हैं कि हाँ ये कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन ये बैंक नहीं है, ठीक है। और रेगुलेट किया जाता है मेनली अगर हम देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और अंडर कौन सा एक्ट, तो RBI एक्ट 1934। मेन फंक्शन अगर देखें तो लोन एंड एडवांसेस, देन एसेट को फाइनेंस करेगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स वगैरह, ठीक है, लीजिंग और हायर परचेज, देन माइक्रो फाइनेंस करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, देन हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। तो जो है इसको जो है रेगुलेट किया जाता था हाउसिंग फाइनेंस को, किसको, पहले हाउसिंग फाइनेंस को रेगुलेट करती थी NHB, लेकिन अब जो है हाउसिंग फाइनेंस को रेगुलेट करती है RBI, हाँ ये हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। अब समझते हैं कि आखिर NBFCs क्या नहीं कर सकती है। तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है कि NBFCs जो है डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती है। जैसे हम देखते हैं ना सेविंग्स करंट अकाउंट डिपॉजिट लिया जाता है बैंक के द्वारा, यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद ये इशू नहीं कर सकती है चेक्स को, ठीक है, चेक्स को भी इशू नहीं कर सकती है, कैन नॉट इशूज चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्व्स, ये भी है। और नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम लाइक बैंक्स, बैंक की तरह पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, इस बात को याद रखना है। ये तीन चीज़ है। देन यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि बैंक्स क्या कर सकती है और NBFCs क्या नहीं कर सकती है। बैंकिंग लाइसेंस तो बैंक को चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, NBFC को नहीं चाहिए क्योंकि NBFC तो बैंक है ही नहीं, ठीक है। देन डिमांड डिपॉजिट अगर हम देखें तो बैंक को डिमांड डिपॉजिट अलाउ है, डेफिनेटली हम जो है डिपॉजिट करते हैं बैंक में, और NBFCs को अलाउ नहीं है, ठीक है। पेमेंट सिस्टम का पार्ट ये है, ये बैंक ऑब्वियसली है और NBFCs नहीं है, ठीक है। देन डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है ये अवेलेबल है बैंक के केस में, वो 5 लाख वाला जो हमने पहले पढ़ा हुआ था, और ये जनरली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देन CRR और SLR जो है मैंडेटरी है, तो यहाँ पे भी रखा जाता है CRR और SLR, लेकिन यूजुअली देखा जाए तो इतना मैंडेटरी नहीं है जितना बैंकों के लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देख लेते हैं कि कितने तरीके के NBFCs हो सकते हैं। तो लायबिलिटीज़ के बेसिस पे अगर हम देखें तो डिपॉजिट टेकिंग NBFCs, NBFC-D, नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs, NBFC-ND, ठीक है। तो ये हमने देखा कि डिपॉजिट टेकिंग NBFCs है और नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि कौन सा एक्सेप्ट नहीं करेगी, डिमांड डिपॉजिट की बात की जा रही है कि डिमांड डिपॉजिट ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इनको अलाउ ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटीज़ अगर हम देखें, एक्टिविटीज़ के बेस्ड पे तो एसेट फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, लोन कंपनी है, काफ़ी सारी कैटेगरीज है, बट हम कुछ को देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है, ये सब कुछ है। देन NBFCs के केस में भी हमने बुक में पढ़ा था कि कुछ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFCs है, ठीक है, मतलब इन सारे NBFCs का होना ज़रूरी है। तो हम किसको कहेंगे कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFCs है ये, तो जिनका एसेट साइड जो है इतना बड़ा होगा कि वो अफेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। तो जनरली एसेट साइज कितना होना चाहिए, 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको ट्रीट किया जाएगा कि ये तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो फिर RBI स्ट्रिक्ट रेगुलेशन करेगी,
ठीक है। देन इंपॉर्टेंस क्या है एनबीएफसी का, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, ठीक है, स्पेशली उनको भी लोन मिल जाता है जो कि अंडर सर्व्ड एरियाज़ में है या जिनका क्रेडिट अच्छा नहीं है या जिनका क्रेडिट अभी बना नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये क्रेडिट करते हैं एमएसएमईज़ को और इनफॉर्मल सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है, व्हीकल और हाउसिंग लोन है, ठीक है। ये सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ पे कि बैंक का लिमिटेड रीच है, बैंक वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, लेकिन एनबीएफसी सपोर्ट कर रही है वहाँ तक भी, ठीक है। छोटे छोटे लोन्स जो है यहाँ जो प्रोवाइड किया जाता है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन वो छोटे छोटे लोन जो है एनबीएफसीज ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रिस्क और इशू अगर देखें तो हायर एक्सपोजर टू बैड लोन्स, जैसे हमने देखा कि जैसे बैंक बहुत सोच समझ के लोन देती है, पर एनबीएफसीज में ऐसा नहीं है, बहुत का तो क्रेडिट स्कोर वगैरह भी अच्छे से चेक नहीं किया जाता है, तो इसीलिए बैड लोन्स ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। लिक्विडिटी मिसमैच होता है यहाँ पे, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग है और लॉन्ग टर्म के लिए लेंड कर रहे हैं, मतलब इन्होंने खुद जो बोरो किया है कहीं से, उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए बोरो किया है और इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लेंड कर दिया, ठीक है। वीक गवर्नेंस देखने के लिए मिला है कुछ एनबीएफसीज में, ठीक है। उसके बाद कंटाजियन रिस्क टू बैंकिंग सिस्टम, तो यहाँ पे हमें जो IL&FS क्राइसिस है, ठीक है, 2018 में, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला लिक्विडिटी और गवर्नेंस इशू जो है एनबीएफसी सेक्टर में है, ठीक है। तो अब समझते हैं आरबीआई का रेगुलेशन और रिफॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे स्केल बेस्ड रेगुलेशन होता है जो कि आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया जाता है बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर, और टाइटर नॉर्म्स होता है देन लार्जर एनबीएफसीज के लिए। तो हमने ऑलरेडी देखा कि अगर जो बड़ी एनबीएफसीज है तो उनके लिए टाइटर नॉर्म्स है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि एनबीएफसी क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, बैंक नहीं है, ठीक है। ये आरबीआई प्राइमरी रेगुलेटर है, ठीक है। उसके बाद ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती डिमांड डिपॉजिट के बारे में बात हो रही है कि डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती डिमांड डिपॉजिट को, ठीक है। और कुछ एनबीएफसीज जो है फिक्स डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है, तो जिसमें हमने एनबीएफसीज के कैटेगरीज में देखा था, ठीक है, कि डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट लेकिन डिमांड फिर भी नहीं, ठीक है, इस बात को याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, एमएसएमई को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। देन अगर हम देखें तो क्या फैसिलिटी एनबीएफसी को आरबीआई प्रोवाइड करती है, तो लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। आरबीआई प्रोवाइड करती है लिक्विडिटी, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कर सकती है फाइनेंशियल स्ट्रेस के टाइम पे, ठीक है। जैसे कि टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन प्रोवाइड कर सकती है, या स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ड्यूरिंग क्राइसिस जैसे कोविड-19 के टाइम पे, तो ऐसे प्रोवाइड कर सकती है। देन रीफाइनेंस फैसिलिटीज़, ठीक है। तो जो कुछ एनबीएफसीज है तो इनको रीफाइनेंस सपोर्ट मिलता है इंस्टीट्यूशंस बैक्ड बाय आरबीआई और गवर्नमेंट, ठीक है। तो जैसे कि नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, ये सब भी एनबीएफसीज को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, मतलब कि रीफाइनेंस फैसिलिटीज़ जो है मिलता है। देन बैंक बोरोइंग एक्सेस है, आरबीआई अलाउ करती है बैंक को कि वो लेंड कर सकते हैं एनबीएफसीज को, ठीक है। तो एनबीएफसी डिपेंड करते हैं हैविली बैंक लोन पे, मार्केट बोरोइंग्स पे और डिबेंचर्स पे, ठीक है। देन पार्टिसिपेशन इन फाइनेंशियल मार्केट, तो जो कुछ एलिजिबल एनबीएफसीज है ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं कमर्शियल पेपर मार्केट, ठीक है, इस चीज़ का एक्सेस है बॉन्ड मार्केट में, सिक्योरिटाइजेशन मार्केट में, और ये सब रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शंस ये है कि एनबीएफसीज जो है इंजॉय नहीं करते हैं फुल बैंकिंग प्रिविलेजेस, ठीक है। तो उनके पास क्या नहीं है कि वो जो हमने कहा था कि डिमांड डिपॉजिट वाला एक्सेस नहीं है, तो उनके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है लो कॉस्ट कासा अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट का, ठीक है। और उनको जो है जैसे कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के बारे में हमने पढ़ा था, तो इनको फुल एक्सेस जो है नहीं है, बैंक की तरह इनको कंप्लीट एक्सेस नहीं है। तो क्या मोस्टली जितने भी एनबीएफसीज है उनको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो नहीं, दो सारों को आरबीआई के द्वारा नहीं रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। कुछ को अलग के द्वारा भी रेगुलेट किया जाता है। तो यहाँ देखते हैं आरबीआई रेगुलेट करेगी एनबीएफसीज को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, लेकिन कुछ जो कैटेगरीज है उसको रेगुलेट किया जाता है अदर रेगुलेटर्स के द्वारा भी, ठीक है। जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है तो इसको रेगुलेट पहले किया जाता था एनएचबी के द्वारा, अब किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। देन फिर अगर हम देखें तो मर्चेंट बैंकिंग और स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज जिसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट किया जाता है रिडे के द्वारा, ठीक है। चिट फंड को रेगुलेट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट अंडर चिट फंड एक्ट्स के द्वारा। सो हमने एनबीएफसी की पूरी कहानी देख ली, ठीक है, कि क्या क्या होता है एनबीएफसीज में, क्योंकि क्वेश्चन इस पे से कभी बन जाता है और हमें कन्फ्यूजन होता है। और एनबीएफसी जब इतना एक्टिव है हमारी इकोनॉमी में भी, तो हमें पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में, नेक्स्ट टाइम और भी डिटेल में आ सकता है,
ठीक है। तो ये जो हमने देखा कि एनबीएफसीज को क्या क्या रिस्क फैक्टर है लेंडिंग प्रोसेस में, जो कि हमने देखा कि ये तीनों सही है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि एनबीएफसी मेनली रिलाई करती है किसके ऊपर, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, जैसे कि कमर्शियल पेपर हो गया। ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पे डिपेंड करती है। खुद तो ये शॉर्ट टर्म ले रही है, ठीक है, लोन ले रही है, लेकिन ये क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन दे रही है बिजनेसेस को। तो हो क्या रहा है, इसकी वजह से जो उनका टेन्योर ऑफ लायबिलिटी है, ठीक है, जो भी कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है एनबीएफसीज के द्वारा, वो शॉर्ट होता है। ठीक है, और जो एसेट का टेन्योर होता है, मतलब जो लोन दिया जाता है एनबीएफसी के द्वारा, वो लॉन्ग होता है। तो इसी से तो क्रिएट हो रहा है एसेट लायबिलिटी मिसमैच, कि जितना एसेट है जितना लायबिलिटी है वो मैच नहीं हो रहा है। तो ये जो है बिल्कुल सही है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच। और ये भी हमने देख लिया कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पे रिलाई करेगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगी, सही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है इसके द्वारा देखा जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ हो क्या रहा है कि इस वजह से एनबीएफसीज क्या करती है, रीफाइनेंस करती है कमर्शियल पेपर को शॉर्ट फ्रीक्वेंसीज पे, कुछ मंथ पे करती रहती है। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंट रीप्राइसिंग होता है, ठीक है, लोन्स का और एडवांसेस का, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको अगेन जो है बार बार रेज करना पड़ता है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होता रहता है मार्केट में। तो इसकी वजह से जो है एनबीएफसीज को क्या फेस करना पड़ता है, तो इसकी वजह से उनको हायर फाइनेंसिंग कॉस्ट फेस करना पड़ता है। तो इन वर्स्ट केस क्या होता है, फिर क्रेडिट राशनिंग होता है। ठीक है, और इसी रीफाइनेंस रिस्क की वजह को रिस्क को रेफर किया जाता है रोल ओवर रिस्क। तो ये जो हमने देखा कि रोल ओवर रिस्क ऑफ कमर्शियल पेपर, तो यही है रोल ओवर रिस्क, क्योंकि अब ये जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे रही है, तो बार बार शॉर्ट टर्म इनको जो है फाइनेंस करना पड़ रहा है ना, शॉर्ट टर्म इनको इशू करना पड़ रहा है कमर्शियल पेपर। इंटरेस्ट रेट तो फिक्स है नहीं, इंटरेस्ट रेट फ्रिक्वेंटली बदलता रहता है। ठीक है, इसीलिए इनको जो है फेस करना पड़ता है हायर फाइनेंसिंग कॉस्ट, और यही, और जो है क्रेडिट राशनिंग भी हो सकता है वर्स्ट केस में, और यही है रोल ओवर रिस्क। ठीक है, सो समझते हैं इसको, क्रेडिट राशनिंग को। ये जो हमने देखा कि क्रेडिट राशनिंग, तो क्रेडिट राशनिंग क्या है, इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। ओके, तो होता क्या है, जो बैंक्स हैं, ठीक है, एनबीएफसीज या जो एनबीएफसीज के केस में हम देख रहे हैं, लेंडर्स जो भी हैं, तो वो लिमिट कर देते हैं लोन्स जो है बोरोवर को, कि वो कम लोन देना स्टार्ट कर देते हैं। और बोरोवर जो है वो तैयार हैं कि ठीक है भाई, हम हायर इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, लेकिन फिर भी जो है यहाँ लेंडर्स नहीं दे पा रही है। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज कोई भी एक पर्सन है जिसको 10 लाख रुपीज़ चाहिए, लेकिन बैंक कह रही है कि नहीं भाई, सिर्फ हम आपको 5 लाख दे सकते हैं। एनबीएफसीज के केस की बात कर रहे थे हम, एनबीएफसीज क्या कह रही है इस केस में कि नहीं भाई, आपको हम सिर्फ 5 लाख जो है दे सकते हैं। ठीक है, अगर बोरोवर कह रहा है कि ठीक है, हम तैयार हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है मिलेगा, लेकिन फिर भी एनबीएफसी जो है नहीं तैयार होगी। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लेंडर को यही लग रहा है कि अगर डिफ़ॉल्ट हो गया हमारा तो हालत वैसे ही ख़राब है, तो क्या होगा। इसीलिए जो है बैंक चाहती है कि अपना जो भी है प्रोटेक्ट किया जा सके मनी को। ठीक है, तो इस केस में एनबीएफसीज के केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि यही है क्रेडिट राशनिंग। तो ये बुरा केस हुआ ना कि इनके पास जो है कस्टमर अवेलेबल है, इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए तैयार है, फिर भी ये लेंड नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो जब इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी होता है तो यहाँ रिड्यूस करना पड़ता है बिजनेस को। ठीक है, यहाँ तक कि अगर हम देखें कि बिजनेसेस चाह रही है कि हम हायर इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिर भी उनको लोन नहीं मिलता है। ठीक है, सिंपल सी यही बात है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। ठीक है, तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लॉन्च्ड बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे पहला वाला क्या कहा जा रहा है, देखते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट के बारे में कि इट इज़ फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट और हब हाउसिंग सर्टेन मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिलीवरिंग डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है, तो ये सही है। तो अभी हम डिटेल देखेंगे। देन इट ऑफर्स बैंकिंग सर्विसेज इन बोथ सेल्फ सर्विस एंड असिस्टेड मोड, तो ये भी बिल्कुल सही है। देन इट प्रोवाइड सर्विस विदाउट रिक्वायरिंग पेपर, कि बिना पेपर के भी सर्विस ये प्रोवाइड करेगी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होता है डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि 2022 में क्या किया गया कि 24 शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने लॉन्च किया 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। ठीक है, तो ये 75 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया। तो यहाँ क्यों किया गया, तो वही हमारा एम ही वही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड किया जा सके और डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड किया जा सके, जो क्या करेगा, बूस्ट करेगा, फॉर्मलाइजेशन होगा। इकोनॉमी में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल है हमारी इकोनॉमी, तो फॉर्मलाइजेशन हो पाएगा। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है क्या, तो ये फिजिकल बैंकिंग यूनिट्स है। ठीक है, डिजिटल
बैंकिंग यूनिट्स क्या है, तो ये फिजिकल बैंकिंग यूनिट है जो कि प्रोवाइड करेगा सर्विस बिना पेपर के, ठीक है। यही कहा जा रहा है ना कि इट प्रोवाइड सर्विसेज विदाउट रिक्वायरिंग पेपर। देन इसमें कहा जा रहा है कि फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट है और हब है, ठीक है। हब हाउसिंग सर्टेन मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कुछ जो है मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चाहिए फॉर डिलीवरिंग डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ठीक है, यहाँ हम वही देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे फिजिकल बैंकिंग यूनिट्स ये है और ये प्रोवाइड करते हैं सर्विस बिना पेपर के, ठीक है। देन ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है, तो इसके लिए जो है बैंक क्या कर सकती है, डिजिटल एजेंट्स का यूज़ कर सकती है और ऑनलाइन पार्टनर्स का यूज़ कर सकती है, ताकि जो है क्या हो सके कि रीच डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का दूर दूर तक पहुंच सके, ठीक है। और एक चीज़ क्या होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया इसका, ऑल ऑफ द अबव हो गया। ये भी हमने देख लिया कि कोई इसके लिए पेपर नहीं चाहिए और सर्विस के बारे में और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। ये हमने देखा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं नियो बैंक्स के बारे में, ठीक है। नियो बैंक्स क्या है, तो नियो बैंक जो है तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह होता है और इसका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होता है, याद रखना है। जो नियो बैंक है इसका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है, नो फिजिकल ब्रांच। जितना भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है ये कम्प्लीटली ऑनलाइन ही होता है, ठीक है, मोबाइल ऐप्स के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू। तो ये जो नियो बैंकिंग है ये मेनली टारगेट करते हैं जो भी टेक सेवी कस्टमर्स होता है उनको, ठीक है। ऐसे कस्टमर्स को जो कि कंफर्टेबल है वो यूज़ करने में, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है उसको वो ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर देखें हम नियो बैंक का, तो जुपिटर हो गया, फाइव मनी, नियो या रेजर पे एक्स वगैरह इस टाइप का होता है। तो यहाँ नियो बैंक में कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, ये हमने देखा। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, 97 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ओके। देन अब देखते हैं 98। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, रिट्स। तो दे आर रेगुलेटेड बाय रेस्पेक्टिव रियल एस्टेट अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा ऑफ एवरी स्टेट। तो ये गलत है, ठीक है, रेरा के द्वारा नहीं बल्कि इसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। तो इस तरीके से ना यूपीएससी में भी गलत कर दिया जाता है, जहाँ पे आरबीआई रेगुलेट करेगी वहाँ सेबी का नाम रहता है, जहाँ सेबी रेगुलेट करेगी आरबीआई का नाम रहता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये गलत है। देन इट विल मेक रियल एस्टेट सेक्टर एक्सेसिबल टू स्मॉल इन्वेस्टर। तो ये सही बात है कि ठीक है, स्मॉल इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल रहेगा रियल एस्टेट सेक्टर। तो इसका आंसर है ओनली 2, ठीक है, बी। सो अब समझ लेते हैं कि आखिर रिट्स है क्या। तो ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है ये ट्रस्ट है। ये रजिस्टर्ड है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ मैनेज किया जाता है जो भी फंड और कॉर्पस होता है और इस फंड को इन्वेस्ट किया जाता है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो ये एक म्यूचुअल फंड की तरह ही इंस्टीट्यूशन है जो क्या इनेबल करता है कि इन्वेस्टमेंट जो है रियल सेक्टर में हो सके, ठीक है। और यहाँ पे छोटा छोटा जो है सम जो है, मतलब स्मॉल अमाउंट मल्टीपल इंडिविजुअल इन्वेस्टर से लिया जाता है और उसको पूल किया जाता है, ठीक है। तो रिट्स को रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा। रिट्स के द्वारा क्या किया जाएगा, ये जो एंट्री बैरियर है कि अभी मिडिल क्लास इन्वेस्टर जो है प्रेजेंटली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में, तो फिर वो क्या कर पाएंगे कि वो भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये एंट्री बैरियर को अगर रिमूव किया जाएगा तो उनके लिए भी एक्सेसिबल हो पाएगा। और रिट्स क्या करेगा, हेल्प करेगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। जो देखे तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वीक डिमांड है, कैश कंस्ट्रेंट्स है, स्टक प्रोजेक्ट्स है, मतलब अगर देखें तो प्रोजेक्ट स्टक है, ठीक है, नहीं चल पा रहा है अच्छे से। तो ये सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। और जो भी डेवलपर्स हैं वो क्या कर पाएंगे, अपने प्रॉपर्टी को सेल कर पाएंगे, ठीक है, रिट्स में, और फिर दूसरे प्रोजेक्ट में मूव ऑन कर पाएंगे, ठीक है। तो सेबी ने अप्रूव किया है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, ठीक है, इनविट्स को। ये याद रखना है, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में। तो सेबी ने क्या किया है, अप्रूव किया है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को, ठीक है, अलॉन्ग विथ रिट्स। तो ये याद रखना है। तो ये सिमिलर ही है रिट्स के, और लेकिन इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। सो इसका आंसर होता है ओनली 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजल इन्वेस्टर से रिगार्डिंग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि आखिर एंजल इन्वेस्टर है क्या, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट, तो फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो एंजल इन्वेस्टर जो है कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि इन्वेस्ट करता है हाईली रिस्की बिजनेस में। कहाँ पे, हाईली रिस्की बिजनेस में, याद रखना है,
ठीक है। और टिपिकली देखा जाए तो जिन कंपनीज में वो इन्वेस्ट करते हैं उनका ना तो कोई रेवेन्यूज़ है ना कोई प्रॉफिट है, ठीक है। तो वो बेसिकली जो है हो सकता है कि खुद के ही फैमिली में या फ्रेंड्स के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल स्टार्टअप में, कि ठीक है अभी स्टार्टअप हो रहा है कोई चीज़ में, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एंजल इन्वेस्टर क्या करते हैं, फेवरेबल टर्म्स और कंडीशन प्रोवाइड करते हैं अगर देखें और भी जो अदर लेंडर्स है उसके कंपैरेटिवली, ठीक है। तो वो जो है यूजुअली कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जो बिजनेस अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें जो है करते हैं rather than viability of the business, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि नए बिजनेस को ये सपोर्ट करते हैं, रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टर का फोकस क्या होता है, उनका फोकस होता है कि स्टार्टअप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, सबसे पहले स्टार्टअप तो हो, ठीक है, बाद में वो प्रॉफिट वगैरह के बारे में सोचते हैं rather than the possible profit they may get from the business। वो ये सोचते हैं कि जो है स्टार्टअप पहले हो, ठीक है। उसके बाद जो भी फंड रेज किया जाता है एंजल इन्वेस्टर के साथ, तो ये मोर कैजुअली होता है, ठीक है। कैसे किया जाता है, नेटवर्किंग के द्वारा, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है। और एंजल इन्वेस्टर जो है अगर हम देखें तो ये अपोजिट होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर टिपिकली क्या होता है, ये अपना खुद का पैसा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर क्या करे, खुद का अपना पैसा यूज़ कर रहे हैं। और जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो क्या करते हैं, वो पूल्ड मनी को यूज़ करते हैं अदर इन्वेस्टर का, ठीक है। और स्ट्रेटेजिकली मैनेज फंड के रूप में उनको यूज़ करते हैं। और जो एंजल इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, इसको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, ठीक है। और ये क्या है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर भी पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन सारे टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमने ये बेसिक देख लिया तो एंजल इन्वेस्टर जनरली इन्वेस्ट इन ऑन मनी, बिल्कुल सही बात है। दे इन्वेस्ट इन स्मॉल स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, ये भी सही बात है, हमने देखा। देन दे प्रोवाइड मोर फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन एज कम्पेयर टू अदर लेंडर्स, ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। उसके बाद एंजल इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, तो ये सही है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट से ये कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होंगे वो खुद का मनी नहीं डालते हैं बिजनेस में, और एंजल इन्वेस्टर जनरली खुद का अपना मनी ही इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो क्या चाहते हैं ये कि स्टार्टअप स्टार्ट तो हो, ठीक है, रैदर देन की प्रॉफिट और सारी चीज़ों को यहाँ पे वो जो है स्टार्टअप में हेल्प करते हैं। उसके बाद अब देखते हैं एंकर इन्वेस्टमेंट। अब ये एंकर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अब इस चीज़ को भी समझना जरूरी है, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो एंकर स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इसको भी सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, इस कॉन्सेप्ट को, एंकर इन्वेस्टर के कॉन्सेप्ट को। तो आखिर एंकर इन्वेस्टर है क्या, तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, ये कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, जैसे हमने एंजल इन्वेस्टर के केस में देखा इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ एंकर का मतलब है, एंकर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। उनको क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, ठीक है, ताकि वो सब्सक्राइब करे या परचेज करे शेयर को बिफोर द आईपीओ। जब आईपीओ होने वाला होता है उससे पहले इनको इनवाइट किया जाता है कि ये क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पॉपुलराइज हो जाएगा इशू और इंक्रीज हो जाएगा अगर पहले आईपीओ होने से ही पहले अगर ये खरीद रहे हैं, ठीक है, तो ये तो पॉपुलर हो जाएगा और लोगों का कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ जाएगा और डिमांड भी उस शेयर का बढ़ जाएगा। तो जो भी एंकर इन्वेस्टर होते हैं तो वो मिनिमम जो है अपना पैसा मिनिमम सम जो है उसमें लगाते हैं, ठीक है, उस इशू में लगाते हैं, ठीक है। तो जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं तो इनको क्या किया जाता है, जो भी शेयर है तो इसको अलॉट किया जाता है बिफोर आईपीओ, मतलब कितना दिन पहले, 1 डे बिफोर आईपीओ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लॉक इन पीरियड भी होता है कि आप जो है इतने टाइम के पहले एग्जिट नहीं कर सकते हैं। तो एंजल का मतलब हमने क्या देखा कि वो इन्वेस्ट करते हैं रिस्की बिजनेस में, वो कोई क्लोज भी फैमिली या फ्रेंड ये सब हो सकते हैं, वो स्मॉल स्टार्टअप में इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में हमें क्या पता चला कि वो अपना पैसा जो है यूज़ नहीं करते हैं, वो जो भी पूल्ड मनी होता है, ठीक है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर का, उसको यूज़ करते हैं। और तीसरा हमने देखा एंकर एंकर, ठीक है। तो ये एंकर इन्वेस्टर क्या है कि इनको जो है आईपीओ होने से पहले ये आके, ये इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ऐसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंकर इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो दे आर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर
दे आर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। तो क्या ये हाई नेट वर्थ है? क्या हमने हाई नेट वर्थ के बारे में पढ़ा? उसका दे आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग फर्स्ट टाइम इन द स्टॉक मार्केट। तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है। दे आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स एंड अनलिस्टेड कंपनीज। ठीक है, और देखते क्या है, दे आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, हु आर इन्वाइटेड टू इन्वेस्ट जस्ट बिफोर द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो यही हमने पढ़ा, तो ये हो गया बेस्ट सूटेबल आंसर। तो होता क्या है, जब भी आप पढ़ रहे हैं ऑप्शन को तो बिल्कुल रश नहीं करना। अच्छा हमने पढ़ा हुआ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो ओके ठीक है इसी को मार देते हैं, नहीं, पहले सारे ऑप्शन को पढ़ना है। रियल एग्जाम में तो और ज़्यादा, क्योंकि ये गलती हो सकती है, तो पहले सारे ऑप्शन को पढ़ना है देन करना है, ठीक है, क्योंकि आपको तो अब पता चल चुका था कि कौन सा जो है ठीक है, लेकिन उसके बावजूद गलती हो सकता था कि आप ये देख के बस इतना ही पढ़ के कि हाँ ठीक है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है आपने इसको मार दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है।